देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। एक नजर देश की बड़ी और अहम खबरों पर। सबसे पहली बड़ी खबर है नीट यूजी री एग्जाम को लेकर। 21 जून 2026 को होने जा रहे नीट यूजी री एग्जाम में शामिल होने अभ्यर्थियों के लिए री एग्जाम जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसे डाउनलोड करने के दौरान कई छात्रों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों की लॉगिन स्क्रीन बार-बार क्रैश हो रही है। उम्मीदवारों का कहना है कि बैंक खाते की जानकारी वेरीफाई करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों को सलाह दी है कि वो आवश्यक बैंक डिटेल्स अपने तैयार रखें और धैर्य के साथ प्रक्रिया पूरी करें। एजेंसी ने समस्या समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। वहीं एनटीए ने बताया कि नीट यूजी 2026 री एग्जाम के लिए करीब 4 लाख अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छात्रों ने बताया कि अपनी बैंक डिटेल जमा कर दी है, लेकिन सर्वर में समस्या के कारण बैंक डिटेल जमा नहीं हो पा रही है, जिससे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि एनटीए ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए करीब 4 लाख अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। हालांकि कुछ उम्मीदवारों को तकनीकी और सर्वर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि इन दिक्कतों को दूर करने के लिए टीम लगातार काम कर रही है और सभी छात्रों को जल्द एडमिट कार्ड उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। एनटीए के मुताबिक छात्रों को पोर्टल पर जाने से पहले बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक अपना पूरा नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड और कैंसिल चेक की स्कैन कॉपी तैयार रखनी चाहिए। इससे जानकारी अपडेट करने में कम समय लगेगा और गलतियों की संभावना भी कम रहेगी। एनटीए के मुताबिक छात्रों को पोर्टल पर जाने से पहले बैंक रिकॉर्ड के अनुसार अपना पूरा नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड और कैंसिल चेक की स्कैन कॉपी तैयार रखनी चाहिए। इससे जानकारी अपडेट करने में कम समय लगेगा और गलतियां कम रहेंगी। देश के बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर है भगवंत मान सरकार की युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट हो गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान की स्थायी सफलता केवल नशा तस्करों और सप्लायरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसकी सफलता का आधार रोकथाम, समय पर पहचान, प्रभावी उपचार तथा परिवारों और समाज द्वारा दिए जाने वाला सहयोग भी है। 1 मार्च 2025 को शुरू हुई युद्ध नशों विरुद्ध मुहिम राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नशा विरोधी पहलों में से एक बन चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत जहां एक ओर नशा तस्करों और अवैध नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर नशा मुक्ति, पुनर्वास और जन जागरूकता को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने बताया कि रोकथाम और पुनर्वास प्रयासों के तहत 1 मार्च 2025 से मई 2026 तक पंजाब के विभिन्न नशा मुक्ति केंद्रों पर ओपीओईडी असिस्टेंट ट्रीटमेंट केंद्रों में नशे से प्रभावित 90,000 से ज्यादा व्यक्तियों को भर्ती कर उनका उपचार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि पंजाब सरकार नशों के खिलाफ केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावित लोगों को उपचार और पुनर्वास के माध्यम से सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए भी गंभीरता पूर्वक कार्य कर रही है। इस राज्य में नशे के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन ऐसे संवेदनशील व्यक्तियों की पहचान करने में जिनमें नशे की आदत विकसित होने का खतरा हो, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि नशे की लत के शुरुआती संकेत अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। ये भावनात्मक, व्यवहारिक तथा शारीरिक परिवर्तनों के रूप में दिखाई देते हैं। नशे की लत के प्रारंभिक संकेतों में अचानक स्वभाव में परिवर्तन, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई या कार्य में ध्यान न लगाना, परिवार से दूरी बनाना, अपनी गतिविधियों के बारे में अत्याधुनिक गोपनीय रखना, बार-बार पैसों की मांग करना, नए मित्रों का साथ बनाना, नींद में गड़बड़ी तथा खेलकूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों से रुचि कम होना शामिल हो सकता है। इसी प्रकार शारीरिक लक्षणों की अगर बात करें तो शारीरिक लक्षणों में व्यक्तिगत स्वच्छता की अनदेखी, लगातार थकान महसूस होना, आंखों का लाल होना, अत्याधिक नींद आना,
खान पान की आदतों में बदलाव तथा बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन में वृद्धि या कमी शामिल हो सकती है। अभियान से जुड़े विशेषज्ञों ने परिवार को सलाह दी है कि वे ऐसे व्यवहारिक और शारीरिक परिवर्तनों को नजरअंदाज न करें। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों के साथ शांत, संवेदनशील और सहयोगपूर्ण तरीके से संवाद करें तथा उन्हें डांटने या दोष देने के बजाय उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें। भारत और फ्रांस के बीच कूटनीतिक और रणनीतिक रिश्तों में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस दौरे पर है। प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के खूबसूरत शहर नीस में भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया। भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 के तहत आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स और शोध संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और विशेषज्ञों के साथ एक मंच साझा करना है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की इस अनूठी पहल के तहत भारत के 120 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स और 15 प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान अपनी तकनीकी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि नवाचार आज भारत के डीएनए में बस चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते मंत्रों में से एक है और भारतीय युवाओं की प्रतिभा देश को एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने की दिशा में ला रही है। राष्ट्रपति मैक्रो ने भी भारत की तकनीकी प्रगति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और तकनीक के क्षेत्र में भारत फ्रांस की ये जुगलबंदी आने वाले दशकों की दिशा तय करेगी। दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव औद्योगिकी और उन्नत विनिर्माण जैसे भविष्य के क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को और अधिक सघन बनाने पर सहमत व्यक्त की है। चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर चर्चा में है कि समय से पहले इन राज्यों में चुनाव हो सकते हैं। ये चुनाव फरवरी 2027 में होने थे। इन्हीं कयासों के बीच पंजाब में कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी पहले से ही चुनावी अभियान शुरू कर चुकी है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि एआईसीसी को पहले से ही अंदाजा है कि नवंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं पंजाब यूनिट में भी एक बैठक बुलाकर इस मामले पर चर्चा की है। जल्दी चुनाव कराने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि 14 जनवरी से हरिद्वार का कुंभ मेला शुरू हो रहा है। इसके अलावा 1 फरवरी से दूसरे चरण की जनगणना का भी काम शुरू होने वाला है। ऐसे में चुनाव आयोग नवंबर से ही चुनाव करवाने पर विचार कर रहा है। कांग्रेस ने फैसला किया है कि अजय माकन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जो कि चुनावी तैयारियों की देखरेख करेगी। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस में भी बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं। पंजाब में बीजेपी भी एक्टिव हो गई है और इस बार आगे आकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं सत्ताधारी आम आदमी की अगर बात करें तो नवंबर में चुनाव के हिसाब से ही तैयारी शुरू कर दी है। वहीं अगर राजनीतिक कैलेंडर पर गौर करें तो अब पंजाब सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार में अपनी सत्ता दोहराने के लिए पूरी जोर लगा रही है। दिल्ली की सत्ता हाथ निकलने के बाद अब आम आदमी पार्टी में बगावत की वजह से एक पक्ष कमजोर हो गया है। ऐसे में अस्तित्व बचाने के लिए पंजाब आम आदमी पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों के समर्थन से पंजाब में आम आदमी पार्टी को हराने की गणित लगा रही है। अब थोड़े दिन के बाद मुझे बताया गया कि नवंबर में चुनाव होंगे, फरवरी में नहीं हो रहे। नवंबर में चुनाव हो रहे हैं, बस 4 महीने रह गए। अब अपने को सबको एक ही काम करना है, भगवंत मान को दोबारा सीएम बनाना है। किस किस को बनाना है, हाथ खड़ा करके बताओ। दोनों हाथ खड़े करके बताओ। अब थोड़े दिन क्या राम मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी के मामले में जांच एजेंसियों ने 5 लोगों को अपने शिकंजे में लिया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों की पहचान लवकुश, अवनीश,
अनुकल्यप, करुणे और रमाशंकर के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि ये सभी दान राशि की गिनती की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे और जांच के दौरान उनके खिलाफ कई अहम साक्ष्य भी सामने आए हैं। आरोपी लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की मौजूदगी में कथित तौर पर करीब 10 से 12 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। आरोप है कि मंदिर में सेवादार के रूप में कार्यरत लवकुश ने कम समय में काफी संपत्ति अर्जित की। जमीन खरीद का मामला भी सामने आया है। लवकुश के पिता ने खुद पूरी सच्चाई मीडिया के सामने रखी है। सुनिए बयान। क्या नाम है आपका? चुला। आप जो है लवकुश के कौन है? पिताजी जी। क्या मामला है? मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से जी। और अपन वहाँ कुछ चोरी लुका का गई तो वहाँ यहाँ तलाशी भी जौन है जी। यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन है वो लेके चले गए। जी। हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर है अच्छा, घर के अंदर। फोटो खींचे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहते हैं, अब जो होना रहा जो हो गया। क्या नाम है आपका? चुला। आप जो है लवकुश के कौन है? पिताजी जी। क्या मामला है? मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से जी। और अपन वहाँ कुछ चोरी लुका का गई तो वहाँ यहाँ तलाशी भी जौन है जी। यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन है वो लेके चले गए। जी। हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर है अच्छा, घर के अंदर। फोटो खींचे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहते हैं, अब जो होना रहा जो हो गया। अब यहाँ सवाल ये उठ रहे हैं कि इन चोरों ने इस घटना को अंजाम कब और कैसे दिया। इन सवालों के जवाब चौंकाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक विशेष जांच दल की तफ्तीश में ये बात सामने आ रही है कि इस संगठित गिरोह ने महाकुंभ के दौरान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और बढ़े हुए चढ़ावे का जमकर फायदा उठाया। शुरुआती जांच के मुताबिक महाकुंभ का कालखंड इन चंदा चोरों के लिए किसी स्वर्णिम काल जैसा साबित हुआ, जहां भारी भरकम राशि की गिनती के दौरान बेहद शातिर तरीके से हर दिन 10 से 15 लाख रुपए की नकदी गायब की जाती रही। दरअसल महाकुंभ के दौरान देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु उत्तर प्रदेश पहुंचते थे। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के बाद लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने अयोध्या का रुख किया और प्रभु श्री राम लला के दरबार में दिल खोलकर दान अर्पित किया। इस दौरान आम दिनों की अपेक्षा चढ़ावा कई गुना बढ़ गया था और रोजाना करोड़ों रुपए की नकदी और आभूषण दान पात्रों में आ रहे थे। गिनती लंबी चलने के कारण आरोपियों को हेरफेर करने का पूरा मौका मिल गया और उन्होंने इस दौरान बड़े पैमाने पर गबन की वारदात को अंजाम दिया। इस घोटाले की कड़वी हकीकत यही खत्म नहीं होती। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक गिरोह ने केवल नकदी पर ही हाथ साफ नहीं किया, बल्कि दान में आए बेशकीमती सोने चांदी के जेवरातों को भी पार किया। आरोप है कि शातिरों ने दान पात्र से असली सोने के जेवरात गायब कर दिए और उनकी जगह हूबहू दिखने वाले नकली आभूषण रख दिए ताकि किसी को भी शक न हो। इस खुलासे के बाद राम मंदिर के प्रमुख सुरक्षा चक्र, सीसीटीवी सर्विलांस और बैंक कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी आज इस मामले में नए इनपुट के साथ राम जन्मभूमि परिसर में गहन तफ्तीश करने जा रही है। ये नया और बेहतर डीवीडी वाला घड़ी, ओ इसमें भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्युल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।